हाँ एक बंगला बने न्यारा, हाँ एक बंगला बने न्यारा, रहे उस समय कुनबा सारा, एक बंगला बने न्यारा। ब्रिंगिंग जो मेरी थी वो कुरान शरीफ पढ़ने से आई, और ये वो, और इस्लाम के बारे में ही ख्याल। आपको मुस्लिम होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर जी काम मिलने में कभी परेशानी महसूस हुई हो, या आपको ये लगा हो कि नहीं, अगर मैं मुसलमान ना होता, जी मेरा नासिर अब्दुल्ला नाम ना होता तो कुछ फायदा होता, ऐसा कभी हुआ? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। ये कि कैमरे ने मुझको पसंद किया, फिर लोगों ने पसंद किया, फिर इश्तेहार में और करने लगा, तो फिर बहुत सारे इश्तेहार, थम्स अप, फिर कोला। एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें मैंने लोकेशन मैनेजर के उसमें अपना किरदार में काम किया था इन द प्रोडक्शन। तो दो तीन चीज़ें थी उसमें। एक तो ये था कि बहुत सारे इंतज़ामात का ख्याल रखना पड़ रहा था। तो एक इंतज़ामात था कूड़ा, मतलब ये कि कूड़े को मैनेज करना, और एक थे टॉयलेट्स। कि मेरी बड़ी बहन ने कोई कोई अपना कूड़ा का इश्तेहार किया था, वो अखबार में आया था, बड़ा फटीचर सा इश्तेहार था, नॉट वेरी क्लियर एंड नाइस, ब्लैक एंड वाइट जो आता है ना अखबार में, द प्रिंट इज़ नॉट ग्रेट। तो वो उस पर हमारे बिरादरी वाले जो काफ़ी हद तक ये कि कट्टर मुस्लिम जो माने जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये क्या कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं आप। तो बदनामी क्या थी, एक आदमी के साथ खड़े होके कोका कोला पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अब्दुल्ला साहब, जिन्हें आप सबने टीवी पर बहुत देखा होगा एडवर्टाइजिंग में। तरह तरह के ऐड हुआ करते थे 80s में, 90s में और बाद में फिल्मों में भी। तो आज हम उनसे बात करेंगे दीन और दुनिया के बारे में, कैसे वो दीन और दुनिया को बैलेंस करते हैं और उनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं। शुक्रिया नासिर साहब, सबसे पहले आपका। अ, थैंक यू। अ, नासिर साहब, आप हमें ये बताइए, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं। जी दिल्ली गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता है। जी सिंक्रेटिक कल्चर भारत का जो है वो वहीं पर पनपा है। और आपने यहाँ पर 60s 70s 80s की जो लाइफ है वो देखी है, यहीं पर आप पले बढ़े। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपकी लाइफ शुरुआत की कैसी थी, और उसके बाद उस पे सिंक्रेटिक कल्चर किस तरीके से आपने देखा। जनाब जी, तो मेरी एक्चुअली पैदाइश हुई थी ओल्ड दिल्ली में, वेरी क्लोज टू चांदनी चौक। इज़ अ प्लेस, उसका नाम है बल्ली मारान, जो कि काले साहब और लाल कुआं और जो पराठे वाली गली है उसके पास का इलाका है। तो हाँ, वो वहीं पे जो जहाँ जो गलियाँ थी, वहाँ वहाँ की पैदाइश है मेरी, बल्ली मारान की। तो हाँ, बचपने में बस यही था कि भई एक वहाँ पे हमारी कॉलोनी में स्क्वायर होता था, वहाँ पे कुछ अपना दुकानें होती थी, और यहीं पे पास में छोटी-सी बिल्डिंग में स्कूल था, उसका नाम था चश्मा बिल्डिंग, मुझे अभी तक याद है, पता नहीं क्यों था। तो ज़्यादा याददाश्त बस ऐसे ही है कि भई वो अखोरे में दूध मिलता था हलवाई के यहाँ अपना पास में। तो एक्चुअली हमारे इलाके का नाम था पंजाबी फाटक। पंजाबी फाटक के अंदर जा कर के देयर वाज़ अ कॉलोनी व्हिच वाज़ अच्छी खासी थी। तो मुझे बस ऐसी जो बातें याद हैं कि कुछ ख़ास था नहीं करने को, तो खेलते थे हम, और घर-घर खेलते थे, और थोड़ा बहुत घूमना-घुमाना उसी इलाके में। तो मेरे फ़ादर का ऑप्टिकल का बिज़नेस था, तो वो घर में चश्मे लाते थे काफ़ी डिफरेंट काइंड्स के। और बस बचपना ये था। फिर हम नई दिल्ली में आ गए 64 में। तो वी मूव टू निज़ामुद्दीन, जहाँ पे वहाँ पे दरगाह से दूर नहीं है। तो 64 से अभी तक वहीं हैं। तो बड़ा अच्छा लगा टू मूव टू अ प्लेस जहाँ पे इतनी भीड़-भाड़ ना हो, और हिस्ट्री के 2 फ़ेमस हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हुमायूँ का मकबरा और अब्दुल रहीम खान खाना।
और साथ में जंगपुरा है, पास में भोगल है जहाँ पे सब्जियों का हेवन है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल गया था मैं, एंड वहाँ से जो भी पढ़ाई की। जो भी तालीम हासिल हुई इंग्लिश मीडियम में जी जी। की थी। लेकिन मेरे फादर के टाइम में जब उन्होंने की थी 30s में, लेट 30s में, तो उस वक्त उर्दू मीडियम था ओल्ड दिल्ली में। जी। इसके बाद का दौर आया, आपने पढ़ाई की, आप सेंट स्टीफेंस गए माशाल्लाह, उसके बाद आप मॉडलिंग में आ गए। जी। ये मॉडलिंग में कैसे आए? उस जमाने में मॉडलिंग बहुत आम तो थी नहीं, और वो भी एक मुस्लिम फैमिली से आने वाले इंसान के लिए। जी हाँ, तो असल में मॉडलिंग से पहले मैंने एक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट करती थी, मेरी आंटी थी एक्चुअली, तो मुझे आसानी से मिल गई नौकरी। तो मैं था प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, तो उनके साथ मैं काम करता था काफ़ी। फिर उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, उसका नाम था अलकौसर, उनकी बेटी ने खोला था, तो मैंने मैनेज किया 1.5-2 साल। फिर मैं बोर हो गया, मेरी भूख वूख भी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि खाने के बिजनेस में रहो तो ज़रा सा ज़्यादा ही खा लेता है आदमी, क्या मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे ख्याल आ रहा था, लेकिन मॉडलिंग, हाँ, मॉडलिंग थोड़ी तो एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें मैंने लोकेशन मैनेजर के उसमें अपना किरदार में काम किया था इन द प्रोडक्शन। तो 2-3 चीज़ें थी उसमें। एक तो ये था कि बहुत सारे इंतज़ामात का ख्याल रखना पड़ रहा था। तो एक इंतज़ामात था कूड़ा, मतलब ये कि कूड़े को मैनेज करना, और एक थे टॉयलेट्स। दोनों का था हिसाब, क्योंकि जो जितने भी एक्टर और जो भी वहाँ पे क्रू होते हैं, द टेक्नीशियंस, दे यूज़ द टॉयलेट एंड थिंग्स। सो वो 2 चीज़ें भी थी, और भी सारी चीज़ें थी, सिक्योरिटी का मामला था, थोड़ा बहुत जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन के लिहाज से कोई भी काम हो वो किया। फिर उसके बाद 84 में शुरू की मैंने इश्तिहारात की, जो आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तो वो आइडिया अच्छा लगा कि भैया कैमरे के सामने मुस्कुरा दो, बस बात खत्म हो जाएगी। तो मुस्कुराना भी आसान नहीं होता था, क्योंकि तो वो 3-4 प्रिंट एड्स थे या टीवी एड्स जिसमें आप ज्यादा मशहूर हुए? टीवी जनाब, एड्स। शुरुआत हुई थी प्रिंट एड से, जी। और तो उसके बाद, हाँ, तो शुरुआत हुई थी प्रिंट एड्स के साथ ज़्यादातर। और उस वक़्त ऑडियो विजुअल का ज़्यादा नहीं था, वीडियो का नहीं था। फिर मैंने कुछ बिस्किट का इश्तिहार आया था, ग्लूकोज़, दानिमा ग्लूकोज़ बिस्किट्स, तो उसके लिए बड़ा ऐसे दिखाना था कि भई बड़े लज़्ज़तदार और बड़े अच्छे और अपना ये कि चाय में भिगो रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। तो बहुत सारे बिस्किट खा लिए थे उस दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक करने पड़े थे। तो वो बस ऐसे ही हो ही गया। तो फिर हल्के-हल्के फ़िल्मों का, मतलब एड फ़िल्म जो होती हैं आधे मिनट की होती हैं आमतौर पे, तो उसमें काम किया मैंने। और फिर बात जो है बनती रही। फिर मेरी बहन यूज्ड टू लिव इन मुंबई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भई तुम यहाँ आ जाओ, ज़रा देख लो, कुछ इश्तिहार का हो जाए काम तो कर लेना, वरना फिर वापस आ जाना। तो मैं कुछ ख़ास दिल्ली में कर नहीं रहा था, देन आई वेंट टू बॉम्बे। तो वहाँ पे मेरी लक ज़रा सी चेंज हो गई, और कुछ एजेंसीज़ थी जहाँ पे फ़ोटो छोड़ के आया था मैं, एंड दे कॉल्ड मी कि भई अच्छा, वी विल यूज़ यू हियर एंड देयर। तो फिर मैं तो, बट लेटर आई रिप्लेस राज बब्बर in 85 for the red and white ad. तो उस वक्त राज बब्बर was the very masculine man who would beat up people and then he would smoke. अब तो खैर अलाउड नहीं है सिगरेट की एडवर्टाइजिंग, खत्म हो गई बिल्कुल। मतलब अब तो बहुत ही ऐसा ये कि तेवड़ी के बल से देखते हैं कि सिगरेट की इश्तिहार कर रहे हैं आप। सो रेड एंड वाइट जो है जिसमें आपने राज बब्बर साहब को रिप्लेस किया, वो एक तरीके से आप अपना बिग ब्रेक मानेंगे? ओ यस, दैट वाज सपोज्ड, वो थी एक्चुअली, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जो सारे थिएटर्स में दिखाई दी जाती थी, और वो कोई 1.5 मिनट की फिल्म थी। पूरी उसमें कहानी थी कि बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और मुझे मतलब ये के फंदे की रस्सी के फंदे के साथ ऐसे जेम्स बॉन्ड लोग। ऐसे एग्जैक्टली। फिर उसमें फिर कार चेज होती है, फिर मोटर बोट चेज थी अगली फिल्म में। तो जाहिर बात है, मैं था रेड एंड वाइट, तो मैंने उनको चकमा दे दिया, और उनकी गाड़ी हौज में जाके गिर गई, और वो खूब गाली गलौज करते हुए अपनी अपनी टोपी को फेंकते हुए, और मैं आराम से निकल तो गया। उसी के साथ आप एक हाउस होल्ड नेम बन गए, और शायद लड़कियां आपकी कुछ ज्यादा ही फैन थी उस जमाने में, जहां तक हम सुनते हैं। हाँ, जवानी का टाइम था, और
एंड मतलब ये कि कैमरे ने मुझको पसंद किया, फिर लोगों ने पसंद किया, फिर इश्तिहार में और करने लगा। तो फिर बहुत सारे इश्तिहार, थम्स अप, फिर कोला, फिर वो डेजर्ट में अपना काउबॉय टाइप के वो, और वो अपना कैमरा लेके जर्नलिस्ट का, और ये और वो, और जेम्स बॉन्ड जो जो टाइप की एड फिल्में होती हैं वो मैंने बहुत की। तो आपने बहुत ऐड किए, लेकिन एक छोटी सी बात और जो दिमाग में आती है, आजकल भी हम देखते हैं, उस ज़माने में तो शायद ज़्यादा होगी, कि मुस्लिम फैमिलीज़ में काफ़ी रोक-टोक होती है जी। जब आप ग्लैमर में जाते हैं जी और हाँ। गाना बजाने की या फिर ऐसी कोई फ़ील्ड आप जी, पकड़ते जी। हैं, तो घर में कहा जाता है, "अरे! ये सब करेंगे आप?" हाँ, तो ये आपके साथ ये सब नहीं हुआ? थोड़ा-सा हुआ। मेरी मदर थोड़ी-सी वो थी, लेकिन उनका फिर ये ख़्याल आया। मेरे फादर ख़ासे लिबरल थे, तो उनको ज़्यादा परवाह भी नहीं थी। उनका ये ख़्याल था कि भई अपनी-अपनी राह मंज़िल ढूँढो, मुझको बोर मत करो। तो मैं लग गया, तो अम्मी ने थोड़ा-सा दिखाया थोड़ी देर के लिए, तो वो वैसे ठीक। औरतों के लिए ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मेरी ये बड़ी बहन ने कोई कोई अपना कोला का इश्तिहार किया था, वो अखबार में आया था, बड़ा फटीचर सा इश्तिहार था, नॉट वेरी क्लियर एंड नाइस, ब्लैक एंड व्हाइट जो आता है ना अखबार में, द प्रिंट इज़ नॉट ग्रेट। तो वो उस पे हमारे बिरादरी वाले जो काफ़ी हद तक ये कि कट्टर मुस्लिम जो माने जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भई ये क्या कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं आप। तो बदनामी क्या थी, एक आदमी के साथ खड़े होके कोका कोला पी रही थी और उस पे इतना बड़ा बवाल। तो बट दैट वाज़ अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन मर्दों के लिए थोड़ा और आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी, वो इंटरेस्टेड थी कि नासिर जी को अपना दामाद बना लें। कुछ लोग थे, उनकी उनकी अच्छी बेटियाँ थी माशाल्लाह। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं जनाब? तो मैंने कहा मैं मॉडलिंग करता हूँ। तो उन्होंने ज़रा-सी थोड़ी-सी तेवड़ी पे बल आए उनके कि अच्छा मॉडलिंग करते हैं। तो एक एक आध साहब ने मुझे एक्चुअली ये कि नसीहत भी दी कि तुम एक्सपोर्ट का बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते? एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लो। मतलब ये था कि अगर तुम एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर लो, तब हम आपको अपनी बेटी दे देंगे। तो मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एक्सपोर्ट का बिज़नेस नहीं किया। मगर ये हो और ना सका। यू सेड इट। मगर ये हो ना सका। जी हाँ। तो चलिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आमतौर पे सवाल पूछा जाता है बार-बार कि आप ग्लैमर के बिज़नेस में आए, बम्बई भी गए, जी। आप हिंदुस्तान के एक बड़े मॉडल थे और उस ज़माने में तो ख़ास तौर पे यंग लड़कियाँ आपकी दीवानी थीं, बाद में आप फ़िल्मों में भी आ गए। तो क्या आपके सामने कभी ये परेशानी पैदा हुई, जैसा कि रिसेंटली भी अगर आप देखें AR रहमान साहब का भी एक कमेंट आया था जी। कि आपको मुस्लिम होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर जी। काम मिलने में कभी परेशानी महसूस हुई हो, या आपको ये लगा हो कि नहीं, अगर मैं मुसलमान ना होता, जी। मेरा नासिर अब्दुल्ला नाम ना होता, तो कुछ फ़ायदा होता? ऐसा कभी हुआ? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ, क्योंकि मैं बॉम्बे में 87 से हूँ। तो 87 में गया था, जब कुछ जो हमारे यहाँ की जो ऐसी आवाज़ें हैं वो ऐसा कहती हैं कि भई बम्बई जो है पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि भई किसी को वहाँ पे चांस नहीं मिलता, और जिसके पास ये कि सिफ़ारिश ना हो या तो उसको नहीं मिलता। मेरे पास ज़ीरो सिफ़ारिश थी। ज़ीरो मतलब 0 पॉइंट -5 थी। किसी को नहीं जानता था। मैंने खुद ही अपना जहाज़ जला के, और आसान नहीं था मेरे लिए, फिर भी मैंने अपने जहाँ भी फ़ोटो मैंने अ, उनको छोड़ के आया। फिर कुछ बात हल्की-सी बनी, एक इश्तिहार मेरा बड़ा अच्छा तो एक जब इश्तिहार आपका आ जाता है जो कि सबको अच्छा लगता है, तो सारी एजेंसीज़ जो हैं वो उस एजेंसी को फ़ोन करते हैं कि भई ये कौन है? इसका नंबर दे दो हमें भी, हम भी इस्तेमाल। तो वो उनको नंबर दे देते थे। तो मुझे फिर फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए कि जी हमें ये अपना टूथपेस्ट का ऐड करना है, या फिर हमने टी-शर्ट्स का ऐड करना है, या फिर मिल्क फूड योगर्ट का ऐड करना है, या फिर दही का, या फिर जो भी सी अटायर जो भी। तो मेरे पास आने लगा काम, और भी तो मैं थोड़ा-सा पॉपुलर हो गया। तो बात ऐसे बनती है कि अगर आपके अंदर वो चीज़ है जो जो डायरेक्टर लोग हैं और जो कैमरामैन हैं,
वो उस चीज़ को देख पाते हैं और उस चीज़ को हाइलाइट करते हैं, फिर द पब्लिक ऑल्सो लाइक्स यू। तो अगर आप यानी कि पब्लिक के नज़र में भी अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आपको कौन रोकेगा? खुदा ही रोक सकता है, भगवान रोकेगा और कौन? फिर तो नहीं, बिकॉज़ अगर आपके अंदर वो चीज़ है, इफ यू हैव द टैलेंट ऑफ एनी काइंड, जी। लुक्स हों, चाहे कुछ और बात हो, एक्सप्रेशंस हों, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगर मुझे कोई काम नहीं मिला, क्योंकि फ़िल्मों में ज़रा-सा आई हैड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मूवीज़। वो जो फ़ीचर फ़िल्में होती हैं, उसमें डायलॉग जो हैं, वो लंबे होते हैं, तो मैं वहाँ पे हिचकिचाता था, अटक जाता था, तो वहाँ पे बात नहीं बनी मेरी, मतलब ये काफ़ी अरसे तक। इसलिए नहीं कि आई वाज़ फ्रॉम अ सर्टेन बिरादरी, बट इसलिए बिकॉज़ आई वाज़ नॉट गुड इनफ। आई हैड द लुक्स। लोगों ने मेरे से कहा कि आपके पास सब कुछ है, बस हमें हमारी लाइनें दे दो, हम आपको स्टार बना देंगे। मैंने लाइनें नहीं दी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं लाइनें दे देता हूँ। नहीं, अब तो आप फ़िल्मों में हैं माशाल्लाह से। हाँ, आई गया, बट काफ़ी वक़्त लगा जी। मुझे, क्योंकि मेरे लिए इतना आसान नहीं था। कुछ लोग होते हैं, बड़ा आसान होता है उनके लिए, वो निकल लेते हैं। मेरे लिए थोड़ी-सी वो थी, थोड़ी-सी रुकावटें थी, इसीलिए मैं इश्तिहार की फ़िल्मों में ज़्यादातर रहा, बिकॉज़ वो आसान थी। 30 सेकंड की फ़िल्म होती है। आसान तो नहीं होती है, बहुत से लोग लंबी फ़िल्में कर लेते हैं, छोटी नहीं कर पाते हैं। हाँ, आप ये सुना कह है। सकते हैं आपका टैलेंट उधर की तरफ ज़्यादा था। देखिए जी, मैं एक अंग्रेज़ी में कहावत है, "यू आर हियरिंग दिस फ्रॉम द हॉर्सेज़ माउथ।" मैं हूँ घोड़ा जिसके मुँह से निकल रही है बात। इसका मतलब मैं सही बात कह रहा हूँ। इश्तिहार की फ़िल्म आधे मिनट की होती है या उससे कम, 20 सेकंड। उसमें उनको ये दिखाना होता है कि पहले जैसे कि मुश्किल आई कोई, जैसे कि सर में दर्द हो रहा है, तो वो घर आया हस्बैंड, तो बच्चा है, "ओह डैडी, डैडी खेलो ऐसे, हटो यहाँ से", तो बीवी देखती है, "ओह! माय हस्बैंड इज़ नॉट वेल", तो वो जाती है, अलमारी खोल के एस्प्रो लाती है या जो भी, और वो फिर चाय के कप के साथ देती है। फिर दिखाते हैं कि हस्बैंड पी रहा है और उसने गोली फाँक ली, और वो, और अगला शॉट ये होता है कि वो हँस रहा है हस्बैंड, बच्चे के साथ खेल रहा है। फिर वो कहता है, "इंडिया गेट चलें चलो।" ये सब आधे मिनट में दिखाना होता है। तो लंबी लाइनें नहीं, एक्टिंग ज़्यादा करनी नहीं होती, सिर्फ दर्द ऐसे ओहो! यूँ-यूँ किया 2 सेकंड के लिए, फिर हँस रहे हैं, फिर सब ठीक हो गया, फिर ये भी दिखाना पड़ता है कि गोली पेट में गई और वहाँ पे डिसॉल्व हुई, जज़्ब हुई, पेट में यूँ फुहारे उठ रहे हैं उसके, हैं जी? दैट इज़ हाउ ईज़ी इट इज़। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस से सच बता दिया है, इट इज़ वेरी ईज़ी, इट इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग। इसीलिए मैं इस इलाके में 20-22 साल तक खुशी से रहा। मैंने कहा ये बड़ा आसान काम है, ख़्याल रखते हैं, खाना पिलाना देते हैं, मेरे कपड़े लटके होते हैं, इस्त्री हुए, खरीदे हुए नए, जो कि मुझे मिल जाते थे बाद में समटाइम्स, और अपना आराम से बैठे हैं एयर कंडीशन रूम में। तो आपके हिसाब से जो इंडस्ट्री है, ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री, जी। फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें रिलीजन की वजह से, दीन की वजह से, मज़हब की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको कम से कम अपने सामने से नहीं दिखा। इस बीच पिछले कुछ दिनों में एक डिबेट आई है ए आर रहमान साहब जी, की तरफ से, जो खुद एक बहुत ही मकबूल नाम है भारत का, जी। और देखा जाए तो फ़ख्र है हमारे मुल्क के वो। तो ऐसे में वो जो डिबेट उनके अराउंड चली है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, काम मिलने में परेशानी होती है इस वजह से। जी। आप उसे कैसे देखते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में डिबेट पे भी गया था, तो मेरा जानना यह था, एक बात तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात का हिंट किया कि हो सकता है इस वजह से नहीं मिल रहा हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही है, ये मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ऐसे कहा कि हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लेकिन माय। डिबेट छिड़ गई है चारों तरफ। हाँ, जी, वो तो छिड़ेगी, दे आर वेटिंग फॉर वन स्पार्क, तो जी, फिर जी। वो करेंगे। लेकिन बात असल में ये है, हर इंसान की ज़िंदगी में ऊँच-नीच आती है। एक वक़्त ऐसा था, अमिताभ बच्चन वाज़ बेगिंग फॉर वर्क, ही वाज़ लुकिंग फॉर वर्क, ही हैड बीन अ सुपरस्टार ऑलरेडी आफ्टर द वार एंड ऑल दैट। फिर भी ही वाज़ बेगिंग फॉर वर्क एंड उनको मिला काम। उन्होंने कोशिश अपनी जो है जारी रखी और उनको मिलता रहा और वो रीइन्वेंट अपने आप को करते रहे। बहुत ही जाने-माने आदमी हैं और बहुत ही गिफ्टेड आदमी हैं। तो ये सबके साथ होता है। तो ए आर रहमान के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो चुका है, एड फ़िल्म इंडस्ट्री में हल्के-हल्के आई वाज़ आउट। तो ए आर रहमान साहब का मामला ये है कि एक तो ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
तो ज़माना बदल गया है इन द सेंस कि अब जो इंसान महँगा था और महँगे दाम पे आपको आपका प्रोडक्ट देता था, अब वही प्रोडक्ट आधे दाम मिल रहा है औरों के ज़रिए के थ्रू। सो या फिर क्वार्टर अमाउंट। तो लोग ज़ाहिर-सी बात है उनको अपना ये कि कॉस्ट को कट करना होता है और अगर उनको वही चीज़ मिल रही है या उससे भी अच्छी तो वो उसी के पास जाएँगे ना। तो ये भी होता है। सो हर 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 इलाके में, हर हुनर में, हर आर्टिस्ट को कहीं न कहीं, किसी न किसी वक़्त पे इस चीज़ से गुज़रना होता है और वो गुज़र लेता है। ही विल रीइन्वेंट हिमसेल्फ बट ये मज़हब का मामला नहीं था और इस बात से जावेद अख्तर जी भी वाकिफ़ थे एंड ही आल्सो सेड द सेम थिंग दैट दैट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ये दीन की वजह से नहीं है। नहीं हो सकता। दीन की वजह से ये नहीं होता है। आपके ने ये भी कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन कुछ आप अपनी ऐसी याददाश्त से बता सकते हैं, कुछ ऐसी दोस्तियाँ जो कि क्रॉस रिलीजन हों या जी। आपके ऐसे मेंटर्स जो कि दूसरी कम्युनिटी से हों, जो कि आपको बिल्कुल ऐसे याद हों कि हाँ, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बम्बई में या फिर एडवर्टाइज़िंग के ज़माने में या बाद में फ़िल्मों के ज़माने में? हाँ, बात बड़ी सीधी थी, फ़िल्मों के मामले में तो बस यही हुआ ना कि जो लोगों को लगा कि ये आदमी सही है और उन्होंने मेरा काम देखा। जैसे हेमा मालिनी जी ने मुझे कास्ट किया मेरी फर्स्ट फीचर फ़िल्म में जो शाहरुख खान की भी फर्स्ट फीचर फ़िल्म थी 1991 में। तो उसमें बाय चांस मैं उनके घर गया ऐसे ही मिलने के लिए। मैंने कहा मतलब सुनने में आया था कि शी वाज़ ऑन द लुक आउट, ढूँढ रही थी 2 आदमियों को, तो वो मिल चुके थे सब, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, मैं उनसे मिलने गया। तो बाय चांस मोहसिन खान हू इज़ अ पाकिस्तानी क्रिकेटर वाज़ मैरिड टू रीना रॉय एंड ही वांटेड टू मेक इट इन द फिल्म्स एंड ही और उन्होंने 1-2 फ़िल्में ऑलरेडी कर चुके थे, 2-3 आदित्य पंचोली के साथ भी की थी, मैं नाम भूल गया। तो वो काफ़ी एंड ही वाज़ इन दैट फ़िल्म। तो शिवसेना वाले ऑब्जेक्टेड टू हिम कि भाई अ पाकिस्तानी शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन, तो उनको निकाल दिया गया। तो इसलिए कि उनको निकाल दिया गया, मुझको ले लिया गया बिकॉज़ आई वाज़ अ मुस्लिम बट आई वाज़ नॉट अ पाकिस्तानी। सो दे हैड अ प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज़। तो हेमा मालिनी जी से मिलने गया था मैं, उन्होंने कहा कास्टिंग हो चुकी है ये वो, लेकिन उन्होंने हल्का-सा हिंट दिया कि हो सकता है अगर मोहसिन खान नहीं करते ये पार्ट बाय चांस तो हो सकता है आप, और वही हुआ। तो आई गॉट लकी एंड हेमा मालिनी वाज़ वेरी हैप्पी विद मी और मैंने कुछ और गलत उनसे उनसे बातें कर दी थी। एक एक बात ये थी कि मैंने इस पहली बार जब मैं गया था ना, इतना मैं नर्वस था, मुझे मालूम नहीं क्या कहना है। तो मैंने उनसे ऐसे कह दिया कि मैं आपके हस्बैंड जैसा लगता था। लेकिन ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वाक़ई में एक ख़ास हेयर स्टाइल पे और एक ख़ास एंगल पे मुझे लोगों ने बताई थी ये बात। शर्मिला टैगोर जी ने मुझे कहा था एक इंटरव्यू में, आपके ही जैसा इंटरव्यू था अबाउट 35 इयर्स अगो। तो क्योंकि इतने लोगों ने मुझे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, घबराएँ मत, इस वक़्त नहीं लगता धर्मेंद्र जैसा मैं। तो फ़ॉर्च्यूनेटली वो मुस्कुराईं जब मैंने ये बात कही। तो जब मैं उसके बाद मैं भाग लिया। मैंने कहा ख़ैर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैंने उनको ये कह दिया। उन्होंने कहा तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, नहीं मिलेगा तुझे काम। कैसी बदतमीज़ी की बात, कितनी गलत बात कही तुमने, बट मुझे मिल गया पार्ट। देखो, अपना किस्मत की बात होती है ना। सो शी वाज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने बात ये मानी कि मेरी धर्मेंद्र जी से शक्ल मिलती है। उन्होंने मुझे कहा फ़िल्म के सेट पे 3 दिन बाद। बच्चियाँ बैठी हुई थी बेचारी ऐशा-वैशा। ये आपने शुरुआत की बात बताई कि हेमा मालिनी जी ने आपको, अगर देखा जाए तो, पहला रोल दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उस फिल्म के जो 2 ये मेल एक्टर हैं, दोनों मुस्लिम्स हैं, जी, दोनों दिल्ली के हैं। तो दोनों दिल्ली के मुसलमान थे। तो ओके। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कि मुस्लिम्स को किस तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री आराम से लेती है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली। बता रहे हैं। उसके अलावा एज़ अ मुस्लिम या एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आपकी अपनी सोच क्या है दीन को लेकर या हुँ। अल्लाह को लेकर, गॉड को लेकर? जी, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? इंटरेस्टिंग। आप कुछ बता रहे थे कि आपने और भी बहुत सारे जो थॉट्स हैं, रिलीजियस थॉट्स, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है लाइफ में। जी, मेरा ऐसा था मामला कि मेरी जो शुरुआत हुई थी, अपब्रिंगिंग जो मेरी थी, वो कुरान शरीफ पढ़ने से आई और ये वो और इस्लाम के बारे में ही ख़्याल। लेकिन जब मैं नई दिल्ली आया, जहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू थे,
तो फिर आगे बढ़ा, तो स्कूल के बाद कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे जाते थे जहाँ पे आश्रम होते हैं, जहाँ पे सेंट्स होते हैं, संत लोग होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ दरवेश लोग कहते हैं या फिर सूफी मास्टर्स कहते हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं शिरडी साईं बाबा के यहाँ गया, श्री अरबिंदो के आश्रम में गया, और योगानंदा साहब हैं बड़े फेमस, श्री परमहंसा योगानंदा, सत्य साईं बाबा के यहाँ मैं गया और उनके आश्रम में देखा, मेरे दोस्त वहाँ पे जाते थे तो मैं भी उनके साथ गया। तो मैंने वहाँ पे बाकायदा एक्सपीरियंस किया जिसे कहते हैं खुदाई को। खुदाई हिंदी में क्या, इंग्लिश में डिविनिटी। मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि हाँ, ये जो शांति जिसकी बात होती है और ये जो नेकी और वो जो पाक रहने की बात होती है, वहाँ पे धुली भी थी वो जगह। वहाँ पे मतलब इंसान को एहसास होता था उस चीज़ का जो हम अभी तक मैं अपने मज़हब में मानता था कि वहाँ होगी, लेकिन वो जो पीस और अमन और शांति जिस चीज़ की हमें हमेशा तलाश होती है, जो कि नमाज के ज़रिए हमें मिलती है, और भी ज़रिए हैं जहाँ से मिलती है। क्योंकि असली बात मेरे ख्याल में ये है कि खुदा का मामला इतना सिंपल तो है कि वो नियत को देखते हैं कि आपकी नियत क्या है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, बस इतना ही काफ़ी है। कैसे ढूंढ रहे हो, मतलब ये कि पत्थर की मूर्ति में ढूंढ रहे हो, या मोर की शक्ल में ढूंढ रहे हो, या फिर किसी और सूरज के उसमें ढूंढ रहे हो, नो प्रॉब्लम। खुदा को प्रॉब्लम नहीं है इसका, क्योंकि खुदा को एक उनके अंदर क्लैरिटी है, अंदर नहीं, वो खुद ही क्लैरिटी है कि ये खुदाई भगवान ईश्वर को ढूंढ रहा है, उसके लिए यत्न कर रहा है, उनको पाने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑफ स्टोरी। इंसानों में ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं करो, ये यूं है, ये यूं है, और मेरे गॉड को गुस्सा आ जाता है, फिर वो ये करेंगे, वो मारेंगे हंटर से। ये नॉट ट्रू, बिकॉज गॉड इज नॉट लाइक अस। हमारी थिंकिंग वहां पे पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए सीधी सी बात है, आपको बस इतना करना है कि भगवान को याद करना, जो भी आपने प्रार्थना करनी है, जो भी यत्न करना है, जो भी आपने मेडिटेशन करनी है, मंत्र पढ़ने हैं, भजन गाने हैं, आप रोज एक खास टाइम पे एक बार या दिन में 2 बार या जब भी हमारे यहाँ जो भी होता, तो खुदा के लिए बस इतना ही काफी है। कोई सुपीरियर नहीं है यहाँ पे। बात बड़ी सीधी है। खुदा भगवान सिर्फ ये देखता है कि आपकी इच्छा क्या है, किस इच्छा से आप यत्न या फिर जो कोशिश कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। ये नहीं देखते कि वो कैसे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, बात खत्म। बचपन से सुनते हैं दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। एग्जैक्टली। तो वो तो बात सही है, लेकिन जैसे आपने एक मजेदार चीज कही कि आप सारे आश्रमों में गए, आप पौंडीचेरी गए, आप शिरडी गए, आप पुट्टपर्थी गए, और भी दीगर जगह गए। तो मुस्लिम फैमिली से आते हैं आप, जी हाँ। घर वाले तो हैं ही, जी तो जी। एतराज नहीं हुआ? एतराज हुआ, काफ़ी हुआ मेरी मदर की तरफ से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे जाने से पहले मेरे फादर गए श्री रमण महर्षि के आश्रम में 1970 में। तो बहुत अरसे की बात है। अच्छा, वो सबसे बड़े समझो ये कि गुरु थे मेरे हिसाब से। अपना गौतम बुद्ध के रीइंकार्नेशन थे, अगला जन्म उनका जो था, क्योंकि वो उनके ऊपर ऐसी समाई कि उनको मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, जी तो जी। तो और बहुत ही साधारण उनका जो जीवन था, उनकी जो जिंदगी थी, और उन्होंने कितने लोगों को अंधेरे से निकाला। यहाँ का जो अंधेरा होता है, दिल का जो अंधेरा होता है, इतने जाने माने थे। तो हो सकता है। और हम क्योंकि हम दिल्ली में ये कि नई दिल्ली आ गए थे, वहाँ पे लॉट ऑफ माय हिंदू फ्रेंड्स वर देयर, सो ऑब्वियसली देयर वाज एक इन्फ्लुएंस था।
तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो कहीं पे साधु बन जाएगा और बेदीन हो जाएगा। ऑरेंज, हाँ, नारंगी रंग के कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। वो बेचारी घबराई कि ये क्या, और थोड़ा सा बदनामी का भी चक्कर होता है उस वक्त कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया बेटा। बट जब मैं वहाँ से होकर के आया, वहाँ पे रह कर के आया, तो मेरे अंदर में तब्दीली आई एक बहुत ही खास, जो कि मैंने भी महसूस की, मेरे माँ बाप ने महसूस की और मेरे दोस्तों ने महसूस की। वो कहने, यार तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा बड़ा शांत और एकांत और बहुत ही मतलब ज्ञानी टाइप हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो वाकई में ये चीज़ है, क्योंकि भगवान भगवान परवरदिगार ईश्वर हर जगह है। अब ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं उनकी संगत में पहुंचने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं। असल चीज ये है, और उस असल चीज में आपकी जो नियत है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो अंदर का, जो आपका जो भी अंदर है आपके, वो भगवान को मालूम है, वो ईश्वर को मालूम है। कहीं ना कहीं आपने वही बात कही जो हमारे सूफी हजरात, भक्ति मूवमेंट के लोग, सब लोग कहते रहे हैं कि अल्लाह हर जगह है, परवरदिगार हर जगह है, और उसे खोजने के लिए सैकड़ों रास्ते, क्या अनगिनत रास्ते मौजूद हैं। लेकिन सूफी थॉट में एक और चीज साथ में आती है, वो है म्यूजिक। तो म्यूजिक के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सुना है कि आप गाना भी गाते हैं। थोड़ा बहुत, आई मीन आई जस्ट लर्न समथिंग हियर एंड देयर। तो मैं एक्चुअली बांसुरी भी बजाता हूँ, लेकिन भूल गया, तो मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक मेरे दोस्त थे, उनकी अम्मी के.एल. सहगल को सुनती थी बहुत, जिनका देहांत, इंतकाल 1948 में हो गया था, जस्ट आफ्टर पार्टीशन। आई थिंक ही वाज ओनली अबाउट 38 और 42। तो एक उनका गाना है जिस बहुत ही फेमस है, फिल्म है तानसेन, और उन्होंने ये कि तानसेन की एक्टिंग की थी उसमें, फिल्म में। तो उस जमाने में गाते भी वो थे, एक्टिंग भी वो करते थे, बड़ा मुश्किल था काम। और शायद सबसे मशहूर इंसान वही है भारत में। He was amazing। तो काफी इंटरेस्टिंग उनके और भी गाने हैं। लेकिन एक स्वीट सा गाना है विच इज कॉल्ड एक बंगला बने न्यारा, बहुत मशहूर गाना है। हाँ, तो एक्चुअली तानसेन का गाना है दिया जलाओ। तो आप बताएं कौन सा वाला जो आपको पसंद हो, हम आपकी आवाज सुनने के लिए। हाँ, एक बंगला बने न्यारा, हाँ एक बंगला बने न्यारा, रहे समय कुनबा सारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला है, चंदन का जंगला है, सोने का बंगला है, चंदन का जंगला, इस पर मदे सारा, हे जी सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, हाँ एक बंगला बने न्यारा। थैंक यू। हाँ, आप मॉडल हैं, आप साथ में एक्टर भी हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा गाना गाना चाहिए था। कभी आपको किसी ने ऑफर नहीं करा अब तक? मैं असल में कभी कभार जो इवेंट्स होती हैं, आर्ट की इवेंट्स, इनॉग्रेशन, वहाँ पे मैं थोड़ी बांसुरी बजा देता हूँ, और ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो एक सहगल का गाना भी गा देता हूँ। तो उनको बड़ी हैरत होती है, क्योंकि मैं लगता हूँ कुछ एंग्लो इंडियन टाइप का, अंग्रेजी का माहिर। फिर जब मैं बाकायदा लय में गाता हूँ सहगल की, तो वो देखते हैं। नहीं, आपने सही कहा, अंग्रेजी के माहिर के तौर पर अगर अभी भी लोग जाएं यूट्यूब पर चेक करें, तो आपके जो पुराने एड्स हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी में हैं, वो जबकि हिंदी के चैनल पर अंग्रेजी में ऐड हुआ करते थे जिसमें आप आया करते थे। इसकी कोई खास वजह थी कि या वो प्रोडक्ट्स इस टाइप के होते थे कि उन्हें लगता था अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही खरीदेंगे? जनाब, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैं तो घबराया हुआ जाता था कि पता नहीं कैसे होगा, लाइनें ठीक से बोलूं, एक्टिंग ठीक से करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इसके बारे में ख्याल भी नहीं आया कि भाई अंग्रेजी या हिंदी है, दोनों की है। मुझे अच्छी तरह याद है,
कुछ अपना ये कि बिस्किट के इश्तेहार थे, तो जैसे मोंटे लज्जत कार्लो था। का ऐड है बड़ा हाँ, मशहूर, वो तो अंग्रेजी अंग्रेजी का गाने ऐड पे है। बेस्ड था, वही बहुत तो। फेमस गाना है और वो इतना हिट हुआ कुछ हद नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस रोमांटिक सॉन्ग। नथिंग्स गोइंग टू चेंज माय लव फॉर यू, दैट वाज द नेम ऑफ द जी। सॉन्ग। जॉर्ज बेंसन ने गाया था। तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम था, लेकिन कुछ मुझे मालूम नहीं क्या वजह थी, क्या हो रहा था। मैं तो भैया सुबह सवेरे नहा धो के शेव करके मैं पहुंच जाता था कि भाई मैं तुम्हारे हवाले हूँ, जो भी तुमने मुझसे करवाना है करवाओ, फिर मैं घर जाऊं। वैसे ज़माना बहुत बदल गया है। उस ज़माने में अलग तरीके की चीज़ें थी, अब सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का भी ज़माना है, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक हमेशा सेम रहती हैं। बहुत लोग होते हैं जो मॉडलिंग में जाना चाहते जी, हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं। मॉडलिंग में आप अगर देखा जाए तो 80s के एंड में और 90s की या शुरुआत में हिंदुस्तान के जो 2-4 बड़े नाम थे, या उनमें आपका ही शुमार होता था। जी तो जिस फ़हरिस्त में मिलिंद सोमन का नाम आता है, उस फ़हरिस्त में आपका भी नाम आता जी। है। तो ऐसे में यंगर जनरेशन को आप कुछ बताएँगे कि अगर उन्हें इस फ़ील्ड में जाना है, तो वो क्या करें? क्या वो तरीक़े हैं जिससे इस राह पर चला जा सकता है और उस मक़ाम तक जाया जा सकता है जो आपने पाया था? देखिए जी, मैं तो एक बात अपने बारे में कहूँगा कि आई गॉट लकी। मैंने कुछ ख़ास मशक्क़त नहीं की, बस इतना किया कि मोटरसाइकिल पे जाके किसी ऑफ़िस में 20 मील दूर जाके अपने अपने फ़ोटो छोड़ के भाग आता था इसे मैं। ह्यूमिलिटी न कहते हैं, जो हाँ, भी आप कह लेकिन रहे हैं। हाँ, ह्यूमिलिटी है बट ऑनेस्टी भी है। दिस इज़ व्हाट आई डिड। मुझे मालूम ही नहीं था क्या होगा, फ़ोन आया, मैं पहुँच गया। तो मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, खाली डिलिवरी बॉय के तौर पे अपनी ही फ़ोटो भेज दी। तो उन दिनों की वैसे बात भी कुछ और थी। अब ऐसा है कि द कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, लेकिन कॉम्पिटिशन के साथ-साथ अब वेब सीरीज़ और भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं जिसमें लोग एक्टिंग एज़ एन एक्टर, एज़ अ कलाकार अ, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस नॉर्मली उनसे ये होता है कि देखो इस इलाके में कोई गारंटी नहीं है, ख़ास तौर पे एक्टिंग के बिज़नेस में, फ़ीचर फ़िल्म। इश्तिहारात का तो कुछ और होता है, वो भी कभी मिलते हैं। मुझे मतलब मिलता था महीने में 1, 2 महीने में 2, 1 महीने में 2-3 हो जाते थे कभी-कभार। अब तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 में 1 मुझे मिलता है इश्तिहार। सो द टाइम्स हैव चेंज्ड। तो मैं उनसे कहता हूँ ज़्यादा इस पे कॉन्संट्रेट ना करो, कोई और चीज़ में इन्वॉल्व हो जहाँ पे रोज़मर्रा आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, आपको अपने जॉब पे काम करना पड़े, या जो भी आप मतलब ये कि पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लीजिए। क्योंकि इस इलाके का ये ग्रे एरिया है, कब मिले, कब ना मिले, सडनली आपको 1-2 मिल गए, फिर 6 महीने तक कुछ ना मिले, 3-4 महीने, तो बहुत से लोग जो है घबरा जाते हैं और फिर इसको डील नहीं कर पाते। डिप्रेशन में भी हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरा एडवाइस यही होता है कि इसको साइड पे रखो, इ इसकी कोशिश रखो, फ़ोटो जो भी हैं भेजो। आजकल ईमेल से सब कुछ हो रहा है कि कोऑर्डिनेटर होते हैं और सब अच्छे नहीं होते हैं। कुछ दगाबाज़ होते हैं, कुछ लोग ऑफ़र नहीं करते ज़्यादा पैसा, ठीक-ठाक पैसा भी नहीं, लेकिन जिसके लिए शुरुआत है वो कर लेता है। सुना है एक ज़माने में एक्टर जो है प्रोड्यूसर को पैसा देता था कि मुझे फ़िल्में ले ले, और ऐसे एक्टर 2-3 हैं, मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन कुछ और हैं, नाम नहीं लूँगा, बिकॉज़ दे आर वेरी, वेरी, वेरी सक्सेसफुल, बट दे वांटेड टू मेक इट। उनके अंदर जज़्बा था कि भई मैंने करना है, मुझ में वो चीज़ नहीं थी। मैं तो इश्तिहार में बहुत ही मुतमईन था, एंड आई वाज़ वेरी कंटेंट। सो आई वुड से येस, प्लीज़ ट्राई, फील फ्री एंड वर्क इफ यू हैव टू। ऑडिशन करें, रिहर्सल करें, थिएटर ग्रुप भी जॉइन करें, वो बड़ा अच्छा होता है। आपकी ज़िंदगी में बेहतरी वैसे भी लाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाएगा। मैंने थिएटर नहीं किया बहुत पहले, जो कि करना चाहिए था, वरना मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, क्योंकि जो इलाकों में मैं थोड़ा-सा फ़ेल होता था, वो मैं फिर कवर कर लेता उसको। तो वो मैंने नहीं किया, देर से किया, लेकिन आई इट्स ओके, आई एम रीज़नेबली हैप्पी। तो आप अ, कह रहे हैं कि एक प्लान बी होना चाहिए आपके पास हमेशा जी। और रेडी, और दूसरा थिएटर इज़ अ गुड चॉइस टू स्टार्ट विद। बड़ा ज़रूर, अगर आपका इंटेंशन है, आपकी पैशन है टू एक्ट, देन यू मस्ट वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, और आजकल के ज़माने में इट इज़ ओके, वन कैन यूज़ द कैमरा फॉर oneself, रिहर्सल्स, व्हाटएवर वर्क्स। अ,
चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। दीन और दुनिया हमारे शो का नाम है। जी। दीन और दुनिया आप कैसे बैलेंस करते हैं? ओह माय गॉड, गुड क्वेश्चन। देखिए जी, यहाँ भी ऊपर वाले की रहमत है, लेकिन मैं इसके बारे में ये भी कहूँगा कि लोग कहते हैं बस जी, जब कामयाबी की बात होती है कि जी बस गॉड, तो मैं पूछना चाहता हूँ गॉड को आपकी कोई ऐसी खास बात क्या लगी? ये जैसे अनिल कपूर जी कहते हैं जी, तो क्या खास बात थी आपकी? आपकी लुक्स थी, आपकी पहाड़ी लुक थी, क्या थी कि अल्लाह को पसंद आ गई कि अच्छा बेटा तू भी क्या याद करे? नहीं, हम अपने अपने कर्म लेके आते हैं, अपने हिसाब किताब, और वो चीज़ फिर ब्लूम होती है, खुलती है और आगे बढ़ते रहते हैं, और वो जो जो भी हम अपना जो अकाउंट ला रहे हैं उसी के हिसाब से हमको मिलता है, उसी के हिसाब से कोशिश भी करते हैं हम। कोशिश भी लिखी होती है हमारे कर्मों में कि इसने यहाँ पे पहुंचना है तो कोशिश भी करेगा। तो किस्मत काफी हद तक मेरा मानना है, मेरा ये भी मानना है कि हम अपनी लाइफ की बेहतरी भी कर सकते हैं आगे। इसीलिए तो पैगंबर लोग आए थे, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, और आपके सारे जो अपना बुद्धा जी और ज़ोरास्ट्र और राम कृष्णा, ये सब आए थे इसलिए ना, क्योंकि उम्मीद है, सब कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स जो है वो है, लेकिन आप आगे उसका उसको बेहतर कर सकते हैं, अपने अकाउंट को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा यही है, तो मैं अपने हिसाब से सुबह उठकर मैं थोड़ा सा अपना ध्यान करता हूँ। आई मेडिटेट एंड स्टफ कि भाई शुरुआत जो है भगवान अल्लाह के नाम से होनी चाहिए, और फिर आप जो भी करना है कीजिए, आगे बढ़ के जो भी आपने करना है। तो नाश्ता मैं अपनी प्रेयर के बाद करता हूँ। सबसे पहले मुँह हाथ धो के ज़रा सा अपना बैठ के एकांत होके, एंड आई थिंक गॉड लाइक्स इट एंड आई फील गुड। तो पहले मैंने बीच में नहीं किया था, तो मैं बल्कि बहक भी गया था। मैंने कहा अरे छोड़ो, सुस्ती आ रही है, लेकिन नहीं, अल्लाह wants you to remember him। उन्होंने ये बात हमारे प्रॉफिट से कही थी, रिमेंबर मी, आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, वर्शिप मी। और सारे संतों ने यही कहा है, सारे पैगंबरों में ने, सारे अवतारों ने यही कहा है कि भगवान को याद करना है, भगवान से लगाव बनाए रखना है। एंड ऑफ स्टोरी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जनाब। आपने बताया कि किस तरीके से दीन और दुनिया को आप बैलेंस करते हैं। आपने ये भी बताया कि आपकी अपनी जर्नी कैसी रही, और बहुत कुछ जानने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा ये सब जानकर। आवाज़ द वॉइस के इस पॉडकास्ट में अभी इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।